गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर 4 है, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसका हम नोट्स डिस्कस करेंगे। एंड ये नोट्स आपको एक काइंड ऑफ ब्रीफ आइडिया देंगे अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा, और अगर आपने पढ़ लिया तो एक रिविजन के तौर से आपको हेल्प करेंगे। ये जो नोट्स है इस चैप्टर के, ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। और अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 क्लास 12th का। तो सबसे पहले जो टर्म्स हैं उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो वैदिक संस्कृत, ये एक संस्कृत होती है जिसमें मंत्र और छंद वर्सेस लिखे जाते हैं और उन्हें कंपोज किया जाता है, तो वैदिक संस्कृत। तीर्थंकर, जो जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैनिज्म, उनके जो ग्रेट टीचर्स हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। अगर हम स्तूपा का बात करें तो स्तूपा ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप। स्तूपा कह रही हूँ मैं स्तूपा जो है ये एक सिंपल सेमी सर्कुलर मोल्ड होता है अर्थ का। इसको बाद में अंत कहा जाने लगा था क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था। पहले जो ये सेमी स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है बस इसी को ही स्तूपा कह दिया जाता था, बट बाद में आसपास ये इंक्लोजर वॉल्स बन गई थी। ये एक हर्मिका बालकनी और फिर ये ऊपर एक छित्रा स्पायर इस तरीके का। देन जो सारे स्ट्रक्चर्स ये सब ऐड हुए बाद में, अदरवाइज पहले इसी को ही स्तूपा कह दिया जाता था। तो ये एक संस्कृत वर्ड, इसका मतलब है हीप। अब यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट्स। इन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर आप 600 BCE से लेके 600 CE कॉमन एरा तक का देखेंगे तो हमें जो सोर्सेस हैं वो बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से देखने को मिलते हैं। इन टेक्स्ट के अलावा जो हमें एविडेंसेस सोर्सेज मिलते हैं जैसे टेम्पल्स, स्तूपास, मॉन्यूमेंट्स, ये भी हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम स्तूपास की बात करें तो एक रूलर्स ऑफ भोपाल थे शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में। एक नया सेक्ट जो इमर्ज हुआ 6th सेंचुरी में इंडिया में वो था बौद्धिज्म और जैनिज्म, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इन्होंने ब्राह्मण्स के टेक्स्ट और उनकी जो फिलॉसफी थी उसको क्वेश्चन करना भी शुरू किया था। लॉर्ड महावीर, उनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है, और बुद्धिज्म के फाउंडर लॉर्ड बुद्धा को माना जाता है, गौतम बुद्धा को। जैनिज्म ने सिर्फ इंडिया में कंटिन्यू किया, लेकिन जो बौद्धिज्म था बुद्धा ने उनको अलग अलग कंट्रीज में भी स्प्रेड किया। अशोका एंड कनिष्का ये से रूलर्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो फिलॉसफी और थॉट्स थी, उनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो उन्होंने भी बुद्धिज्म को डिस्टिंक्ट लैंड्स में, श्रीलंका और आगे आगे अलग अलग जगहों पे स्प्रेड करने की कोशिश की थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों की ही बहुत रिच लेगेसी है। अगर हम इंडिया की बात करें इस टाइम फ्रेम में 600 BCE से लेके 600 CE में दो ब्राह्मणिकल सेक्ट थे, दो ग्रुप्स थे। एक वैष्णविज्म, जो वैष्णव जो विष्णु जी को और उनके अवतारों को जैसे कृष्ण जी, राम जी, उनकी पूजा करते हैं। और एक शैविज्म, जो शिव जी, चाहे वो उनकी लिंग की फॉर्म में या फिर वो एज अ जो पर्सन की फॉर्म में उनकी पूजा करते हैं। तो ये दो सेक्ट थे, वैष्णविज्म और शैविज्म। इन द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ हिस्ट्री, अगर आप 600 BCE से लेके 600 CE की बात करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की। और इसके अलावा हमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस, जो यहाँ पे ऐसे लिखी हुई चीज़ें भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर हम अलग अलग रिलीजन्स की बात करें तो मिड फर्स्ट मिलेनियम में अगर हम बात करें तो ये टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि नए नए थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे। जैसे कि अगर आप ईरान की बात करो, चाइना की बात करो, या फिर अगर आप ग्रीस में सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोल, ये नए थिंकर्स थे। और सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो
भगवान महावीर और गौतम बुद्धा, दे इमर्ज एज अ थिंकर्स जिन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया और उन्होंने डीप क्वेश्चन लाइक अबाउट लाइफ एंड उन्होंने मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, हम क्यों हैं, ह्यूमन का रिलेशन इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स से, कॉस्मिक से क्या रिलेशन है। तो एक डीप लेवल के क्वेश्चंस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सोल, इन्होंने वो क्वेश्चंस पूछने शुरू किए और उनको आंसर करना शुरू किया। इससे पहले भी जब हम इन इन सारे थिंकर्स की बात कर रहे हैं, इनसे पहले भी प्री एग्जिस्ट ट्रेडिशंस, थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ्स एग्जिस्ट करते थे। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें जो कि कंपाइल हुआ 1500 से 100 BC के बीच में, उसमें इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म किए जाते थे। जो घर का हेड मुखिया होता था वो इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करता था घर की सुख शांति के लिए, डोमेस्टिक वेल बीइंग के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए वो सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे। अगर हम इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस की बात करें तो जैसे अश्वमेध, ये एक सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता था चीफ्स या किंग्स ये परफॉर्म करते थे, बट बाय द गाइडेंस और हेल्प ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट। जैसे कि चैप्टर 3 में भी हमने देखा था कि वर्ण में ब्राह्मण्स ने सबकी ड्यूटीज को डिवाइड कर रखा था कि ब्राह्मण्स क्या ड्यूटी करेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण्स की ड्यूटी होती थी कि वो परफॉर्म करेंगे और किंग्स की ड्यूटी होती थी कि वो यज्ञ या ये सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाएंगे। तो किंग्स करवाते थे, दे यूज्ड टू गिव मनी, दे यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स एंड ब्राह्मण यूज्ड टू परफॉर्म देम। आइडियाज जो उपनिषद में हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट करते हैं अबाउट लाइफ, इसके लाइफ का, इस जिंदगी का मतलब क्या है, हमारी क्या डेथ के बाद लाइफ होती है या नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रीबर्थ होता है, कुछ कहते हैं रीबर्थ नहीं होता है, हम गॉड में मिल जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अराइज होने लगे थे। डिस्कशंस और डिबेट्स होती थी जो कि कुटकशाला एक जगह हुआ करती थी जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते थे तो उस हट में दे यूज्ड टू स्टे एंड वहाँ पे ऐसी डिस्कशंस हुआ करती थी। महावीर एंड बुद्धा दे वर आल्सो थिंकर्स जिन्होंने वेदा पे क्वेश्चन किया और काफी सारी चीजों पर उन्होंने क्वेश्चन अराइज करना शुरू किया था। अगर हम महावीर के मैसेज की बात करें, द मैसेज ऑफ महावीरा, तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो ये पूरा वर्ल्ड है ये एनिमेटेड है। मतलब चाहे पत्थर है, रॉक है, पानी है, सब में एक जिंदगी है और हमें किसी को भी इंजर नहीं करना चाहिए, स्पेशली लिविंग बीइंग्स को तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक सेंट्रल फिलॉसफी है अगर हम जैनिज्म की बात करें। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म लाइफ ऑफ बर्थ और रीबर्थ होता रहता है और हमारे कर्मा उसके थ्रू बनते रहते हैं, तो वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। टू फ्री वन सेल्फ इस साइकिल ऑफ कर्मा से जो हम कर्म करते रहते हैं, एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड। जो उन लोगों को कुछ 5 वाव्स दी जाती थी जो जैन, चाहे मंक्स, जो मेन बनते हैं उन्हें मंक्स और जो वुमेन बनती थी उन्हें नन्स, तो उन्हें कुछ ऐसी 5 वाव्स दिलवाई जाती थी जिसके थ्रू माना जाता था कि वो इस साइकिल ऑफ कर्म को ब्रेक कर सकते हैं। उसमें पहला था टू अब्सटेन, कि डिसाइड करेंगे कि वो किसी को मारेंगे नहीं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ चुराएंगे नहीं, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, शादी नहीं करेंगे, सेलिबेसी का फॉलो करेंगे और कोई प्रॉपर्टी नहीं प्रोजेस करेंगे। या तो वो ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं या वो अपनी फैमिली को दे सकते हैं, बट वो खुद के लिए प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। जैनिज्म काफी सारे हिस्सों में इंडिया के स्प्रेड हुआ। जो जैन स्कॉलर्स थे उन्होंने काफी सारी वेल्थ ऑफ लिटरेचर जैसे प्रकृत, संस्कृत और तमिल में उन्होंने अपने स्कॉलर्स ने लिखी हैं चीजें और वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिनसे हमें जैनिज्म के बारे में और ज्यादा डीपली पता चलता है। अगर हम बुद्धा की बात करें, द एनलाइटेंड सोल, तो गौतम बुद्धा के अगर हम, उन्होंने इन्फ्लुएंशियल टीचर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को सेंट्रल एशिया जैसे चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक स्प्रेड किया। अगर हम गौतम महाबुद्धा की बात करें, गौतम बुद्धा की लाइफ की, तो उनको सिद्धार्था बोला जाता था। वो सन थे एक साक्या क्लैन के। साक्या क्लैन के जो चीफ थे ये उनके बेटे थे। पहले तो हमने काफी सारी बचपन में स्टोरीज भी सुनी कैसे उनके फादर ने कोशिश की कि उनको वर्ल्ड की किसी भी चीज के बारे में पता ना चले, पर जब बाद में उन्होंने एक ओल्ड मैन को, एक सिक मैन को जो बीमार है, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक डेड बॉडी, एक कॉप्स को जाते हुए देखा, तो उनको दुनिया की चीजों को रियलाइज हुआ एंड उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया।
तो इसीलिए उन्होंने अपने पैलेस को छोड़ दिया और वो इस सच को, ट्रुथ को जानने के लिए निकल पड़े। उन्हें जब एनलाइटमेंट मिली तो वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे, जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन। उन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने धामा, जो कि पाथ ऑफ राइटियस लिविंग है, उसको स्प्रेड करने में उन्होंने लगा दिया। जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं वो है वर्ल्ड इज ट्रांजिट और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो सोललेस। अब अगर हम ट्रांजिट वर्ल्ड की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत दुख है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में ही दुख है। तो इसीलिए वो ये बुद्धा एम्फोसाइज करते हैं कि हमें राइटियस एक्शंस लेने चाहिए, साइकिल ऑफ रीबर्थ और सेल्फ रियलाइजेशन और निभाना। हमें जो ये रीबर्थ की साइकिल है ना, बार बार जन्म और पुनर्जन्म लेना, हमें उसको ब्रेक करना चाहिए और सेल्फ रियलाइजेशन और निभाना अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो बुद्धा के फॉलोअर्स होते थे, तो बुद्धा ने एक संघ को फाउंड किया था, उसको ऑर्गेनाइजेशन का कहते थे, जिसमें मंक्स जो टीचर्स बनते थे ऑफ धामा, वो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, संघ के। ये लोग अंश में रहते थे एंड इनको भिक्षुस कहा जाता था। ये लोग भिक्षा लेते थे और उसी से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। लेटर वुमेन ऑल्सो इस संघ में एंटर होने लगी और वुमेन को भिक्षुनी कहा जाने लगा। तो भिक्षुस और भिक्षुनीज यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ संघा, जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो फर्स्ट वुमेन थी जो इनके बुद्धिज्म में वुमेन ने ज्वाइन किया एंड वो भिक्षुनी कहलाई थी। बुद्धा फॉलोअर्स जो थे वो किंग, वेल्दी मैन, गृहपति जिनके पास बहुत सारी जमीन है, वहां से लेके एक ऑर्डिनरी स्लेव जो वर्कर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन है, मतलब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब बुद्धा के फॉलोअर्स थे। बुद्धा ने अपील की थी पीपल को कि डिससेटिस्फाइड, जो भी अपने एग्जिस्टिंग रिलीजन से डिससेटिस्फाइड है या वो कंफ्यूज्ड है, or many of the people were dissatisfied with the practices and confused जो social changes होते हैं taking around them, तो उन्होंने अपील किया कि आप बुद्धिज्म में ज्वाइन कर सकते हो। स्कल्पचर ऑफ बुद्धा पीरियड, अगर हम एनलाइटेंड बुद्धा की बात करें तो डिफरेंट सिंबल से शो किया जाता है। तो कहीं पे आपकी बुक में भी ये बोधि ट्री को मेंशन किया गया है, जो कि सिंबलाइज करता है बुद्धा की लाइफ को। एक एम्प्टी सीट दिखाई गई है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं। स्तूपा रिप्रेजेंट करते हैं महापरिनिब्बाना। तो निर्वाणा एक ऐसी चीज है जो बुद्धा हमेशा एम्फसाइज करते थे कि हमें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। द व्हील ऑफ धर्मा, ये वो चीज है, व्हील जो है ये दिखाता है जो फर्स्ट समन जो बुद्धा ने दिया था, वो भी सारनाथ में। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि फर्स्ट समन कहाँ दिया था, तो वो व्हील ऑफ धर्मा वो दिखाता है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बोधि ट्री क्या इंडिकेट करता है, या व्हील ऑफ धर्मा, या एम्प्टी सीट, या स्तूपा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक शिला भंजिका, ये भी कहीं कहीं पे स्तूपा के आसपास जब हम देखते हैं तो स्कल्पचर हमें आर्ट दिखता है। ये एक सिंबल माना जाता है ऑस्पिशियस, और डेकोरेट करने के लिए स्तूपा को यूज किया जाता होगा। सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शन हमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज और कैटल्स भी स्तूपा में दिखती हैं। गजलक्ष्मी, जो कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून माना जाता है, और ऑल्सो फाउंड तो न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड। तो जो बुद्धा थे उन्होंने ह्यूमन बींग्स को रिगार्ड किया कि वो एनलाइटमेंट और निबाना के पाने के लिए एफर्ट्स करें, और बोधिसत्ता ये कॉन्सेप्ट था निबाना को अचीव करने का, जो बाद में डेवलप हुआ। बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक हीनयान और एक महायान। महायान बुद्धिज्म, तो ये दो पार्ट थे। जैसे कि हमने देखा था कि वैष्णविज्म और शैविज्म दो डिविजन थे, ठीक उसी तरीके से बौद्धिज्म में भी हीनयान और महायान दो डिविजन्स थे। अगर हम वर्शिप की बात करें तो बॉन्ड बिटवीन डिवोटी एंड गॉड, उसको विजुअलाइज किया जाता था थ्रू लव एंड डिवोशन ऑफ भक्ति। टेम्पल ऑफ हाउसेस में इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस बिल्ड किए जाते थे, जिनको शिकारा या सेंट्रल श्रिंग कहा जाता था। जो टेम्पल्स की बात की जा रही है, तो टेम्पल्स में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर होता था, और शिकारा, जो कि सेंट्रल श्रिंग के ऊपर शिकारा, ऐसे शिकारा होता था। तो इस तरीके से टेल लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता था। ये टेम्पल की बात की जा रही है।
ये इमर्जेंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म में ये एक पॉइंट था, वही सेकंड पॉइंट। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स वाज कि हॉलोड आउट रॉक से बड़े बड़े और आर्टिफिशियल केव्स बना के मंदिर बनाए गए हैं। अगर हम 19 सेंचुरी में एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन की बात करें तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने जब बुद्धा का स्टैचू देखा एंड बोधिसत्तास का, तो एविडेंटली उन्होंने इसको ग्रीक मॉडल से कनेक्ट किया, बट ये समझ नहीं पा रहे थे कि गॉड और गॉडेस विद मल्टीपल आर्म्स और हेड्स, जो हमें यहाँ पे हमारे हिंदुइज्म में इनको मिले मल्टीपल हेड्स के साथ या मल्टीपल आर्म्स के साथ या फिर एनिमल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन, तो वो इनको नहीं समझ पा रहे थे कि इनका क्या मतलब था। बट वो बुद्धा और बोधिसत्ता के जब स्कल्पचर मिले तो वो उसे कनेक्ट कर पाए थे। आर्ट हिस्टोरियंस ने इन स्कल्पचर्स के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ पुराण्स, लेकिन ये इतना इजी टास्क नहीं है। मेनी रिचुअल्स और रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ओरल होती थी या प्रैक्टिस्ड बाय कम्युनिटी होती थी, कुछ चीज़ होती थी जो इंडिविजुअल नहीं, कम्युनिटी साथ में मिलके प्रैक्टिस करते थे, तो बहुत सी चीज़ें होती थी जो हमें शायद क्लियर नहीं हो पाई। अब हम स्तूपास की बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन करता है चैत्यास के बारे में। ये प्लेस थी जो कि एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ। जो स्तूपा है इसमें रिलिक्स, जो बुद्धा के जैसे हेयर हो गया या उनके पार्ट्स या फिर जो वो ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे, उनको सीक्रेट की तरह, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, और इंटायर स्तूपा उसके आसपास ही बनाया जाता है। तो वो एक एम्बलम होता है बुद्धा और बौद्धिज्म से रिलेटेड। अगर हम बौद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो अशोक वंदना, अशोका ने जो पोर्शंस ऑफ बुद्धिक बुद्धाज रेलिक्स थे, उनके बाद जब बुद्धा के जो रेलिक्स थे वो अशोका ने अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, तो वहां पे स्तूपास बने। तो सेकेंड सेंचुरी में नंबर ऑफ स्तूपास बिल्ड करवाए गए थे, और स्तूपास जो डोनेशंस जिन्होंने दिए, जिस राजा ने, जिस कम्युनिटी ने, जिन लोगों ने, भिखुज और भिखुनीज जो अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ देते थे, तो कितनी बार वो यहाँ पे दान भी दे देते थे, तो वो सारों के नाम इन स्तूपास पे लिखे गए हैं। जो स्तूपा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये अंधा, ये सेमी स्ट्रक्चर मोल्ड होता है जो अर्थ पे बनाया जाता है। फिर हर्मिका, ये एक बालकनी स्ट्रक्चर होता है ऑन द टॉप ऑफ अंधा। एंड यष्टि, ये एक लाइक मिस्ट होती है, मस्त, ये मिस्ट ऐसे आप देखोगे छतरी के तरीके से मिस्ट, ये छतरा अलग है, बट ये यष्टि ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें बनाया गया है, और छतरी वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनाया गया है। तो अर्ली स्तूपास ऑफ सांचीज जो थे वो प्लेन थे, बट उनके जो गेटवे होते थे, जैसे ये गेटवेज हैं, वो बहुत रिचली कार्व्ड होते थे, और 4 कार्डिनल पॉइंट्स, जैसे ये 1 पीछे यहाँ यहाँ 4 पॉइंट्स पे इनको बनाया गया था। अगर हम सांची स्तूपा की बात करें तो ग्रेट सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बहुत वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग है। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस बहुत इंटरेस्टेड थे रिगार्डिंग सांची स्तूपा, तो काफी सारी चीजें वो यहाँ से ले जाना चाहते थे, बट रूलर ऑफ भोपाल जो कि शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने काफी एफर्ट्स किए, मनी स्पेंड की ताकि सांची स्तूपा प्रिजर्व हो पाए, और इन्हीं के एफर्ट्स थे कि सांची स्तूपा प्रिजर्व हुआ। इन्होंने जॉन मार्शल को इन्वेस्ट किया था, उन्होंने जो इनके वॉल्यूम्स लिखे थे सांची पे, और उनके लिए भी मनी ये रूलर्स ऑफ भोपाल ने स्पेंड की थी। डिस्कवरी ऑफ सांची ने बुद्धिज्म को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया, लोगों को बुद्धिज्म समझने में ज्यादा हेल्प हुई, और ये एक एग्जाम्पल है, एक सक्सेसफुल रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और इसको काफी अच्छे से प्रिजर्व किया गया, बट मेजर थैंक्स रूलर ऑफ भोपाल्स को था। अमरावती जो कि 1854 में वॉल्टर एल्टन जो कि अमरावती आए, और उन्होंने काफी सारे स्कल्पचर्स के डिस्कवर करने के बाद वेस्टर्न गेटवे, तो उन्होंने काफी सारी चीजें थी यहाँ से जो अलग अलग जगहों पे चली गई, वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके गार्डन्स में सज गई, तो अमरावती का स्तूपा प्रिजर्व नहीं हो पाया। ही कंक्लूडेड दैट स्कल्पचर ऑफ अमरावती वाज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धा स्तूपा, बट अनफॉर्चुनेटली अमरावती डिड नॉट सर्वाइव एज स्कल्पचर्स यहाँ से ले लिए गए थे, प्रिजर्व नहीं किए गए,
जो भी बेस्ट चीज ब्रिटिशर्स को मिलती थी वो अपने लिए ले जाना चाहते थे। तो यहाँ के गेट वेज वगैरह सब कुछ वो ले गए यहाँ से। बट सांची स्तूपा प्रिजर्व हो गया, दैट टू विद द एफर्ट्स ऑफ रूलर्स, अदरवाइज वो भी प्रिजर्व ना हो पाता। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 4। इसके कुछ क्विक नोट्स, आई थिंक आपको ये हेल्प करेंगे। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।